गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। वो अपना पिछला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड कर दिए हैं। इसके अलावा अपना अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसके बाद में मैं अब ये 5th चैप्टर ले रही हूँ, और ये 5th चैप्टर है आपका। चैप्टर नेम केमिकल बॉन्ड, चैप्टर नंबर 4। वापस से बोल रही हूँ, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ, कौशल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये सब बातें जब हम डिस्कस करते हैं और एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बनाते क्यों हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक। तो साइंटिस्ट थे जीएन लेविस एंड कौशल। उन्होंने 1916 में ये देखा कि जैसे नोबल गैसेस हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडोन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, कोई कंपाउंड नहीं बनाते। लेकिन और दूसरे जो एटम्स है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट विथ क्लोराइड देन फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कार्बन react with hydrogen, form chemical bond and form methane, ethane, propane, butane। तो कंपाउंड्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसका रीजन समझ में आया कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फॉर दिस इट लूज इलेक्ट्रॉन, इट गेन इलेक्ट्रॉन, और इट शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग। तो इसलिए मतलब ये समझ आया कि नोबल गैसेस अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती तो इसका रीजन है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और दूसरे एटम अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो इसका रीजन यह है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनायन बनाते हैं, और कैटायन और एनायन जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अच्छा, किसी के पास में मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक। तो ये ना तो केटायन बनाता ना एनायन बनाता, आपने 10th क्लास में पढ़ा कार्बन में। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और 4 खुद के पास है, 4 दूसरे एटम से लेके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये समझ में आया कि अपना डुप्लेट यानी हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ ये बात जो थी जीएन लेविस और कौशल ने दी कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ गई एटम्स को, तो ये हमारे सामने समझ में आया है, हमको ये क्लियर हुआ है। तो ऑक्टेट के लिए ये सब काम हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कि किसी तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो रहे हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, किस किस तरीके से हम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो देखो, फर्स्ट जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है बाय लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे सोडियम है, ठीक, 281 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो बनाएगा Na+, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और ये हुआ 28। बोलो कंप्लीट है ऑक्टेट। ऐसे क्लोराइड है 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनाता है Cl- और बन गया 288 ऑक्टेट कंप्लीट। अब कैटायन एंड एनायन जब एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट होंगे तो बनेगा Na+ एंड Cl- अट्रैक्शन फोर्स से बनाते हैं NaCl, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है आयोनिक, ये बनता है, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का आपको समझ में आया। और कैसे देखा, केमिकल बॉन्ड जो बन रहा है बाय लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये भी समझ सकते हैं कि इसमें जो
इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इसने गेन कर लिया बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा मोड जो है वो है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे, वो इधर आप एग्जांपल से देखना। सेकेंड मोड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-4, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 4 है तो या तो इसको 4 लूज करना पड़े या 4 गेन करना हो। तो लूज और गेन का चक्कर छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने लग जाता है। और देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इस तरह से कार्बन ने ना इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो आयनिक बॉन्ड, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया होगा। लास्ट कंक्लूजन हमारा यही निकल रहा है कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये काम करता है। अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको समझ में आया आयनिक बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड formed by the electrostatic force of interaction by in cation and anion that is called ionic bond. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं? आयनिक बॉन्ड कब इजीली बनता है, कब देर से बनता है, उन फैक्टर्स की हम बात करते हैं। तो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो देखो, फैक्टर्स affecting the formation of ionic bond। फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट फैक्टर है, नंबर 1 फैक्टर, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है नंबर 2, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और थर्ड है हाई लैटिस एंथैल्पी। ये तीनों चीजें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, तब जाके हम देखेंगे, लास्ट कंक्लूजन हम निकालेंगे कि इस कंक्लूजन के बाद में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली होता है। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ आयनिक बॉन्ड बने तो एक एटम का जो केटायन बनाएगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी कब होती है? जब एटम अपना ऑक्टेट, वही सेम बात है, ऑक्टेट पे आते हैं हम लास्ट में, एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैं वही एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसको मैं लेके आपको समझा सकती हूँ। सोडियम 281 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इजीली लूज करेगा, थोड़ी सी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और लूज होने के बाद में ये बनाएगा केटायन 2,8 और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन लूज। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप एटम से बाहर नहीं निकलता, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन हम ये नोटिस कर रहे हैं कि सोडियम को कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि सोडियम खुद ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो
एंडोथर्मिक प्रोसेस है और वो आना चाहिए लो, कम होनी चाहिए। इन विच फॉर्म? इन पॉजिटिव फॉर्म। एंडोथर्मिक कम एनर्जी देना, सिस्टम एनर्जी गेन करता है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है पॉजिटिव में एनर्जी आती है और वो होनी चाहिए लो, ठीक है। सेकंड, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने वही कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मान लो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उस समय जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एटम की एनर्जी चेंज होती है। अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हाईली नेगेटिव है तो वो इजीली काम होता है, एनायन जल्दी बनता है। तो देखो क्लोराइड 287 एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करता है और Cl माइनस बनाता है 288, और यहाँ अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हाईली नेगेटिव होगी, यानी अपने आप सिस्टम एनर्जी लिबरेट करेगा इजीली। केमिस्ट्री में भी जो काम इजीली होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वो नेगेटिव में होता है एनर्जी, और जिसमें हम जबरदस्ती काम कराते हैं तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक वर्क होता है, यानी पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तीसरा, लैटिस एंथैल्पी। क्या है लैटिस एंथैल्पी? जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं, देखो कैटायन बन गया, एनायन बन गया, कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं और केमिक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, स्वतः ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो एनर्जी बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एंथैल्पी रिलीज होती है, और ये भी हाईली नेगेटिव होगी क्योंकि कैटायन और एनायन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ऑटोमेटिक एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। अब बात है कि क्रिस्टल कब स्ट्रॉन्ग बनेगा? जब इन तीनों एनर्जी का सम नेगेटिव आता है तो क्रिस्टल बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, उस आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यानी अगर इन तीनों एनर्जीज का सम देखो, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन और लैटिस एंथैल्पी का सम नेगेटिव कब आए? जब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो और लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा हो, क्रिस्टल फॉर्मेशन इजीली होता है। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि हम अगर कहते हैं कि किसी क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इजीली, तो उसका रीजन यही है कि एक एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, यानी कैटायन इजीली बन रहा है, दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, हाईली नेगेटिव है, यानी एनायन इजीली बन रहा है, और जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, और इन तीनों का सम अगर हाईली नेगेटिव है तो क्रिस्टल बहुत इजीली बनेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली होगा। तो यहाँ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की ये शर्तें आपको समझ में आई होगी, ये फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो सुनना। आयनिक कंपाउंड सबसे पहले तो आपके स्ट्रॉन्ग हार्ड होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हार्ड इन नेचर, दूसरी ब्रिटल इन नेचर, तीसरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी। चौथी प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर इन मोल्टन फेज। हम बात करते हैं इन चारों की। दे आर हार्ड इन नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड इन नेचर, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। रीजन है कि जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसके कारण ये हार्ड नेचर के होते हैं। जब बॉन्ड मजबूत होगा तो
तो मॉलिक्यूल एटम आयंस एक दूसरे के पास होंगे, इजीली टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो हार्ड है, रिजिड है आयनिक कंपाउंड्स। दूसरा, दे आर ब्रिटल इन नेचर। तो ब्रिटल का कारण मैं बता दूं, ब्रिटल मीन्स दे ब्रेक डाउन इन 2-3 पीसेस। जब हम हैमर से इसको हम हिट करते हैं हैमर इसके ऊपर, तो ये जैसे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये थिन शीट नहीं बनाते हैं, मैलिएबिलिटी नहीं रखते हैं। तो मैलिएबिलिटी नहीं रखने का रीजन सुनना, मैं आपको सामने बताती हूँ। जैसे कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास है और एक क्रिस्टल बना रहे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि एंटी चार्ज एक दूसरे के पास रहेगा तब ये क्रिस्टल बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इसको मैंने अगर हैमर से हिट किया इसकी एक लेयर को, तो ये लेयर शिफ्ट हो जाती है। ये लेयर शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए। तो देखो अगर मैं इसको एक पोजीशन से शिफ्ट कर दूं तो शायद ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह शिफ्ट होगा। अब आप अगर नोटिस करो तो सेम चार्ज एक दूसरे के पास आ गया और इनमें रिपल्शन होने के कारण ये जल्दी ही टूट जाते हैं। इसी कारण ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। तीसरा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी बोला, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दे आर हार्ड इन नेचर। तो इजीली मेल्ट भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड मजबूत होता है। इजीली बॉयल भी नहीं हो पाते, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फेज। देखो सॉलिड फेज में तो ये आयंस एक दूसरे के पास है, तो जब तक आयन मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर इनको मोल्टन फेज में ले आए या इनको वाटर में डिसॉल्व कर ले तो ये आयंस दूर दूर हो जाते हैं, और जब आयंस मूव करने लग जाते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी तक, आयनिक बॉन्ड के बारे में आज मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे।